धौलकापुर एक छोटा सा गांव, बिल्कुल देश के बीचों बीच बसा हुआ। चारों तरफ हरे भरे खेत। गांव वाले अपनी गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक साया भी था जो यहां मंडराता था। गांव के एकदम किनारे पर एक पुराना घर था। कभी यह एक हवेली हुआ करती थी, अब यह डर का एक खंडहर बन चुका था। लोगों में इस घर के किस्से मशहूर थे, त्रासदी के किस्से, डरावनी कहानियां। यह धौलकापुर का भूतिया घर था। लोग इससे दूर ही रहते थे। उनका कहना था कि इस पर श्राप है। जो लोग यहाँ रहते थे उनकी मौत असमय हो जाती थी। दुर्घटनाएं, बीमारियां, कुछ लोग तो बिना किसी निशान के गायब ही हो गए। घर शांत खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो, जैसे देख रहा हो। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन लोगों पर नजर रखती हुई लगती थीं जो इसकी तरफ देखने की हिम्मत करते थे। धौलकापुर की सांसें थमी हुई थीं। उस दिन का इंतजार था जब यह घर एक और जान लेगा। उमेश एक सीधा साधा आदमी था। शहर में रहता था लेकिन शांति की चाहत रखता था। वह उस भागम भाग से दूर एक शांत जिंदगी का सपना देखता था। जब उसने धौलकापुर के उस घर के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। यह बहुत ही सस्ता था, यकीन से परे। उसने उन अफवाहों को अनसुना कर दिया। अंधविश्वास, बस इतना ही। उसका एक बेटा था, दीपक, एक होनहार और जिंदा दिल बच्चा। उमेश उसके लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था। यह घर अपनी सारी बदनामी के बावजूद एक मौका था, एक नई शुरुआत का मौका। उसने यह रिस्क लेने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि वह एक बुरे सपने में कदम रख रहा है। घर बहुत बड़ा था, खंडहर होने के बावजूद आलीशान। अंदर कदम रखते ही उमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। यहां ठंड थी, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। हालांकि दीपक बहुत खुश था। उसने हर कोने को खंगाल डाला। उसकी हंसी उस खामोश घर में गूंज रही थी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उमेश ने गौर किया कि उसकी आंखों के किनारे पर साए हिलते हुए दिखते हैं। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती हुई लगती थी। उसने उन्हें रोशनी का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवा का शरारत, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शक का बीज बो दिया गया था। घर में चीखें और आवाजें आती थीं, खासकर रात में। नींद एक ऐसी चीज बन गई थी जो उमेश मुश्किल से ही ले पाता था। वह जागता रहता, सुनता रहता, उस सन्नाटे को जो बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं था। वो भरा हुआ था फुसफुसाहटों से, धीमी अस्पष्ट आवाजें, ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक रात वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह बिस्तर से उठा, फुसफुसाहटों का पीछा किया। वो उसे दालान के आखिर में एक कमरे तक ले गई। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से उसे धक्का देकर खोला। कमरा खाली था, लेकिन फुसफुसाहट यहां और तेज थी, मानो कोई उसके बगल में खड़ा होकर उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उमेश वहां से भाग खड़ा हुआ। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। भाग 5। एक खौफनाक मुलाकात। दीपक बदलने लगा था। वह चुप चुप रहने लगा था। उसकी हंसी, जो कभी एक निरंतर सुरीली धुन हुआ करती थी, उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। वह घंटों दीवारों को घूरता रहता, खुद से बातें करता रहता। एक दिन उमेश ने उसे बगीचे में हवा से बात करते हुए देखा। उसने दीपक को आवाज दी। दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बात करता रहा। उसकी आवाज अलग थी, तीखी, अलौकिक। उमेश अपने बेटे के पास दौड़ा, उसे हिलाया, उसे उस बेसुधी की हालत से बाहर निकाला। जब दीपक ने उसे देखा तो उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। पापा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी वाली औरत को। भाग 6। डर की जकड़ और मजबूत होती है। उमेश ने दीपक के अनुभव को समझने की कोशिश की। एक बुरा सपना, एक बहुत ज्यादा कल्पनाशील दिमाग। लेकिन वह उस डर की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसके मन में घर कर गई थी। घर का माहौल और भी भारी हो गया था, और भी दमनकारी। साए और भी गहरे लग रहे थे। फुसफुसाहट और तेज हो गई थी। वे अब हर जगह थे, उमेश का पीछा कर रहे थे, उसे ताना मार रहे थे। उसे चीजें दिखाई देने लगी थीं, कुछ पलों के लिए दिखाई देना। सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया, अंधेरे से उसे देखती हुई आंखों की एक जोड़ी। डर, ठंडा और तेज ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। भाग 7। भूतिया साया। एक रात तूफान आया। गरज से घर हिल गया। बिजली चमकी, कमरे को कुछ पलों के लिए रोशन कर रही थी, जिससे वह और भी डरावना लग रहा था। उमेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी। फुसफुसाहट बहुत तेज थी।
अचानक दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। उसने अपनी सांस रोक ली। दरवाजे पर एक साया खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वे एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उमेश डर के मारे जड़ गया था। औरत उसकी तरफ बढ़ी। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा उसके गाल को छू गया। वह चिल्ला पड़ा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। उमेश पसीने से तरबतर उठा। तूफान गुजर चुका था और सुबह हो रही थी। वह अभी भी अपनी त्वचा पर उस औरत के बर्फीले स्पर्श को महसूस कर सकता था। उसे इस घर से बाहर निकलना था। उसे दीपक को यहां से ले जाना था। वह दौड़ता हुआ अपने बेटे के कमरे में गया। कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी। उमेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह बाहर भागा, दीपक को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुबह की खामोशी में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसके अपने डर की आवाज। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। दीपक चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उमेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अथक प्रयास किया, पोस्टर लगवाए, इनाम की पेशकश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वालों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही कहानी थी, दया और एक अजीब सी पुष्टि। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी। घर ने एक और शिकार कर लिया था। उमेश टूट गया था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपने बेटे को, अपनी उम्मीद को, अपनी मानसिक शांति को। एक रात उमेश उस घर में अकेला बैठा था। फुसफुसाहट उसके चारों ओर थी, लेकिन उसे अब डर महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ एक गहरी थकान। उसने खाली कमरों को देखा। उसने उन्हें अब देखा, धौलकापुर के भूतों को, इन दीवारों के भीतर कैद। उनका दर्द, उनका गम हवा में भरा हुआ था। उसने दीपक को देखा, कोने में खड़ा हुआ। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, और उसके बगल में सफेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ, अब उससे छिपा नहीं था। वह कोई राक्षस नहीं थी, वह एक कैदी थी, बिल्कुल उनकी तरह। उमेश अगले दिन धौलकापुर छोड़कर चला गया। वह उस घर को पीछे छोड़ गया, उन भूतों को, अपने दर्द को। वह जानता था कि दीपक कभी नहीं जाएगा। वह इस जगह से बंधा हुआ था, बिल्कुल दूसरों की तरह। उमेश अपने साथ अपने नुकसान का बोझ लेकर चला गया। उसके दिल में एक निरंतर दर्द। धौलकापुर का वह घर एक बार फिर खामोश हो गया। फुसफुसाहट जारी रही, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं बचा था, सिवाय गांव वालों के। वे उससे दूरी बनाए रखते थे, वे सच्चाई जानते थे। वह घर सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक कब्र थी, धौलकापुर के भूतों का एक स्मारक।